सो हाउ टू यूज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो हम नॉर्मल सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें ए, एन और दी, इनका जो यूज़ होता है वो होते हैं आर्टिकल्स। ए एंड दी आर्टिकल्स होते हैं। अब कहाँ पे इनका यूज़ होता है? सबसे पहले ए और एन। ए और एन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर, कोई भी सिंगल वस्तु होती है उसमें यूज़ करते हैं। एन भी कोई भी सिंगल वस्तु, सिंगल मतलब एक चीज़ कोई भी होती है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। और दी जो होता है वो सिंगल प्लूरल सब में यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चीज़ ये हो गई। अब कोई भी एक चीज़ कौन सी? तो नॉर्मली जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो ये नॉर्मल है कि वह एक डॉक्टर है, वह अकेले हैं। कोई भी पहली बार किसी का प्रोफेशन या फिर कुछ हम बताते हैं तो वहाँ पे अ लगता है। वैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ये ए और एन हो गया। अब ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा? तो आपको ये नहीं सोचना है कि जैसे ही इज़ अ डॉक्टर है तो डी पहले आ गया, नहीं। आप इसको बोलने की प्रैक्टिस करो, बोलो। जब आप बोलते हो, अगर आपको हिंदी आती है तो उसमें अ से अह तक, अ आ ई अ से अह तक अगर पहला अक्षर बोला जाता है तो होता है एन, वहाँ पे एन लगेगा। और अगर क से ज्ञ तक अगर आप बोलते हो तो वहाँ पे आपको लिखना है, बोलना है ए। तो जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, जो डॉक्टर है, डॉक्टर का पहला अक्षर ड है, हिंदी में ड। तो ड जो है वो अ से अह तक नहीं आता है, क से ज्ञ तक, ट ठ ड ढ न। तो इस लाइन में आता है तो ही इज़ अ डॉक्टर आ गया। इसी प्रकार जैसे ऑनेस्ट पर्सन, देखिए यहाँ पे एच है लेकिन इसको बोलते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो अ से अह तक की वाली लाइन जो है उसके अंदर आ गया है तो यहाँ पे आ गया ऑनेस्ट पर्सन। इसी प्रकार ही इज़ अ कारपेंटर, वह एक कारपेंटर है। तो देखिए यहाँ पे वैसे तो ए बी सी में आया है कारपेंटर, हम बोलते क, का, कारपेंटर। तो बोलने में क ख ग वाली लाइन में आ गया है तो ही इज़ अ कारपेंटर। इसी प्रकार ही इज़ अ बार्बर। तो ये भी देखो ब बा इसमें आ गया बार्बर, तो ही इज़ अ बार्बर। इसी प्रकार वह एक महत्वपूर्ण आदमी है, ही इज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सन। तो इम्पोर्टेंट, अ आ ई, इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ई आ गया है। मतलब आपको अ से अह तक के बीच में अगर प्रोनाउंस करना पड़े, उच्चारण करना पड़े तो एन आएगा। अगर आपको इंग्लिश में सीखना है तो जो वोवेल होता है, वोवेल लाइक साउंड, जब हम प्रोनाउंस करें तो वोवेल की तरह प्रोनाउंस करते हैं। वोवेल क्या होते हैं? 5 वोवेल, ए ई आई ओ यू। तो जब हम बोलते हैं और वो वोवेल की तरह प्रोनाउंस करते हैं तो हमको एन लगाना है। और बाकी बी सी डी एफ जी एच जे के, इनमें से कोई भी अगर आपको प्रोनाउंस करना पड़े, इनको बोलते हैं कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स मतलब स्वर, सॉरी व्यंजन, और वोवेल मतलब होता है स्वर। तो आपको ये रटना नहीं है कि पहला अक्षर ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई और एक लिखा हुआ होगा तो आपको एन लगाना, नहीं। ए ई आई ओ यू में से अगर जब हम बोलना शुरू करें, बोले तो ऐसे इस तरीके से साउंड निकले। जैसे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब आई, तो यहाँ पे वोवेल आ गया है, वोवेल की तरह बोला जा रहा है तो यहाँ पे एन आ जाएगा। अब कैसे, यहाँ पे दिक्कत कहाँ है? जैसे हमने बोल दिया आई एम एन यूरोपियन पर्सन, यूरोपियन, आई एम एन यूरोपियन। तो यहाँ पे एन गलत हो गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ तो वोवेल है, ई लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम बोलते हैं यूरोपियन, वाई की तरह बोलते हैं यूरोपियन।
तो देखो यहाँ पे वोवेल लाइक साउंड नहीं है, कंसोनेंट लाइक साउंड है। कंसोनेंट की तरह हम बोल रहे हैं, व्यंजन की तरह बोल रहे हैं। तो आई एम एन यूरोपियन नहीं होगा, आई एम अ यूरोपियन हो जाएगा। इसी प्रकार ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो देखिए यहाँ पे ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एच है, व्यंजन है, कंसोनेंट है, लेकिन हम बोलते ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलते। तो जब हम ऑनेस्ट बोलते हैं तो ये वोवेल की तरह बोल रहे, ओ की तरह बोल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एन आ गया। तो ए और एन आपको समझ आ गया होगा। तो कोई भी सिंगल चीज़ होती है, एक चीज़ होती है, तो वहाँ पे ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए और एन का हिंदी में मतलब होता है एक, वह एक यूरोपियन आदमी है। और कोई भी हम पहली बार यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में तो वहाँ पे एन लगता है। अब आते हैं आगे द या दी, ये हम बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक चीज़ की हम बात करते हैं। तो जैसे अगर हम कहते हैं मून, चांद, दी मून, तो चांद तो अकेला ही है। जैसे ही हम चांद बोलेंगे तो हमारे दिमाग में एक ही चांद आएगा जो हम अक्सर आसमान में देखते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ होगी। तो द मून, आई लाइक टू सी द मून, आई लव। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सेंटेंस बनाने सिखाए थे। आई लव टू सी, मुझे देखना पसंद है। टू सी द मून, तो यहाँ पे क्या आ गया? मुझे चांद देखना पसंद है, मतलब एक ही चांद है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भाई एक ही चांद है। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं बट हम जो देखते हैं वो एक ही है। तो द मून, स्पेसिफिक चीज़ आ गई। इसी प्रकार अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूँ, ये मैं बता चुका हूँ। जो काम हो रहा है अभी चल रहा है तो आई एम लुकिंग, आई एन जी फॉर्म लगती है। आई एम लुकिंग एट द सन, सूरज भी एक ही है। जैसे सन बोलेंगे, सूरज बोलेंगे, वैसे ही हमारे दिमाग में एक ही सूरज आएगा जो आसमान में है। तो जब किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं तो हम लोग दी लगाते हैं। इसी प्रकार मैं अगर आपको ऐसे बोलूँ, ऑर्डर देता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। यहाँ पे दी क्यों आया? क्योंकि जैसे अगर मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ और आप बाहर से मुझे कह रहे हो कि दरवाज़ा खोलो, तो मैं कौन सा कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। मैं जिस कमरे में हूँ उसी कमरे का जो दरवाज़ा बंद है वही खोलूँगा, जहाँ से आवाज़ आ रही है, जो बंदा मुझे कह रहा है कि ये दरवाज़ा खोलो, वही खोलूँगा। तो प्लीज़ ओपन द डोर, उस स्पेसिफिक डोर की, दरवाजे की बात हो रही है। इसी प्रकार देखिए एक एग्जांपल है कि रूम के अंदर अगर दो पंखे हैं, ठीक है, अगर रूम के अंदर दो पंखे हैं और कोई मुझे अगर ऐसे कह दे स्विच ऑन अ फैन, स्विच ऑन अ फैन, इसका मतलब क्या हुआ कि दो पंखे में से कोई भी एक पंखा चालू कर दो। लेकिन अगर उसने हाथ से इशारा किया या आंखों से इशारा किया स्विच ऑन दी फैन, तो अगर वो इशारा करते हैं तो जहाँ पे वो बैठे ऐसे ऊपर इशारा अगर हाथ से करते हैं कि स्विच ऑन दी फैन, तो वो एक किसी एक स्पेसिफिक फ़ैन की बात कर रहे हैं कि ये फ़ैन चालू करो, इससे हवा मेरे पास ज़्यादा आएगी। तो दी का मतलब हो गया कोई भी स्पेसिफिक चीज़ अगर होती है उसके लिए हम लोग दी का उपयोग करते हैं। अगर एक कमरे में दो दरवाजे हैं और अगर ऐसे कहते हैं प्लीज़ ओपन अ डोर, कोई भी एक दरवाज़ा खोल दो, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर ऐसे कहते हैं प्लीज़ ओपन द डोर, तो ओपन द डोर का मतलब अगर कुछ होगा तो वो हाथ से या किसी से इशारा भी करेंगे कि स्पेसिफिक ये दरवाज़ा खोलो। तो ये हो गया है स्पेसिफिक चीज़ में हम लोग द यूज़ करते हैं। तो अ कहाँ आ गया? कोई भी एक चीज़ लेकिन कंसोनेंट, व्यंजन की तरह साउंड करे, जैसे अ बॉय, इसी प्रकार अ गर्ल, इसी प्रकार अ लेसन, अ चैप्टर, इसी प्रकार अ बुक, एक किताब। इस तरीके से ए यूज़ करेंगे। एन कहाँ यूज़ करेंगे? जैसे एन अम्ब्रेला, इसी प्रकार एन आउल, उल्लू,
इसी प्रकार एन आवर, देखिए यहाँ पे एच है, हावर नहीं कहते, आवर कहते हैं, तो एन आवर हो गया। वोवेल की तरह साउंड करें वहाँ पे एन लगाते हैं। और जो दी होता है वो स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज होता है, द एटमॉस्फेयर या फिर द रेन या फिर द साउथ, द नॉर्थ। तो ये सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब जो द होता है, द को कहीं कहीं द बोला जाता है, कहीं कहीं दी बोला जाता है। तो जो द है, दी है, उसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे द कहा जाए, कहाँ पे दी कहा जाए, ये समझते हैं। तो जब भी कोई वर्ड हो और उसमें पहला जो अक्षर है वो कंसोनेंट हो, कंसोनेंट की तरह बोले, जैसे यहाँ पे अभी ऊपर हम देख रहे हैं द साउथ लिखा हुआ है, इसी प्रकार द नॉर्थ लिखा हुआ है। और एक होता है कोई भी वर्ड जो होगा उसकी शुरुआत या फिर वोवेल की तरह वो बोला जाए, जैसे द एंड हो गया, या फिर द एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, द एटमॉस्फेयर। तो इन दोनों में अलग अलग साउंड करेगा। जैसे द साउथ लिखा हुआ है तो साउथ ये कंसोनेंट व्यंजन की तरह बोला जा रहा है, तो यहाँ पे द साउथ बोला जाएगा। जैसे नॉर्थ तो द नॉर्थ। इसी प्रकार ये लिखा हुआ एंड, ये एंड वोवेल स्वर की तरह बोला जा रहा है, तो दी एंड बोला जाएगा। एटमॉस्फेयर में दी एटमॉस्फेयर बोला जाएगा, दी एप्पल, इस तरीके से बोला जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका जो लाभ है दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी मिले और आप भी उठा सको। अब आगे दोस्तों, अभी तक जितना हम सीखे हैं उसकी ट्रांसलेशन करना हम सीखते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो पहला है हम किसान हैं, किसी के बारे में बताते थे इसे मार का यूज़ करते हैं, ये हम सीख चुके हैं। तो हम किसान हैं, वी आर फार्मर्स। आप अपने मन में या दिमाग में एक ट्रांसलेशन पहले करके रखिए, फिर मैं जो आपको बताता हूँ वो ट्रांसलेशन से आप मैच करना। जैसे आप छात्र हैं या तुम छात्र हो, तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स। बहुत सारे खिलाड़ी हैं तो प्लेयर्स हो जाएगा। मैं जादूगर हूँ, आई एम अ मजिशियन, मैं एक जादूगर हूँ। वह एक शिक्षक है, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। या अगर औरत है तो शी इज़ अ टीचर। मेरे पिता एक पायलट हैं, मेरे पिताजी हैं, माई फादर इज़ अ पायलट। मेरे पिताजी एक टीचर है, माई फादर इज़ अ टीचर। ठीक है। आपका छोटा भाई एक ईमानदार व्यक्ति है, आपका छोटा भाई मतलब तुम्हारा छोटा भाई, एक ही बात है। योर यंगर ब्रदर, योर यंगर ब्रदर is an honest person. Your younger brother is an honest person. वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है, he is my best friend, he is my best friend. तुम कायर नहीं हो, you are not, कायर को बोलते हैं cold, बहादुर को बोलते हैं brave, you are not coward. वे मूर्ख नहीं हैं, they are not fools या stupids या idiots। तो they are not fools, वे मूर्ख हैं, they are fools, वे मूर्ख नहीं हैं। नॉट कहाँ लगेगा, इज एम आर के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगता है। मेरी माँ शिक्षिका नहीं है, माई मदर
मेरी माँ अगर शिक्षिका है तो माई मदर इज़ अ टीचर। मेरी माँ शिक्षिका नहीं है तो माई मदर इज़ नॉट अ टीचर। मेरी मदर जो है वो टीचर नहीं है। आपके चाचा बैंकर नहीं है। योर अंकल इज़ नॉट अ बैंकर। आपके अंकल जो है वो बैंकर नहीं है। आप टीचर हो या तुम टीचर हो, यू आर अ टीचर। अब देखिए, आपको इसमें पढ़ने में लग रहा होगा यू आर अ टीचर ऐसे बोल रहा है, लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क है। आप टीचर हो मतलब ये कहना चाह रहे क्या आप टीचर हो, तो इंग्लिश में होगा आर यू अ टीचर। इससे मार आगे आ जाता है तो क्वेश्चन बन जाता है, आर यू अ टीचर। नेक्स्ट, क्या वे शिक्षक है, आर दे टीचर्स, आर दे टीचर्स। क्वेश्चन है। पीछे जो पढ़े हैं उसको भूलना नहीं है, उसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करते जाना है ताकि वो हमको याद रहे। आगे है, क्या मैं छात्र हूँ, मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तो क्या मैं एक छात्र हूँ, एम आगे आ जाएगा, एम आई अ स्टूडेंट। क्या मैं एक छात्र हूँ, यस आई एम अ स्टूडेंट, नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ये इसका आंसर हो सकता है। क्या हम बहिर्मुखी हैं, क्या हम बहिर्मुखी हैं। बहिर्मुखी मतलब क्या होता है, कोई भी बात मन में नहीं रखने वाला, कुछ भी वो बोल देने का, तो वो था बहिर्मुखी। जो अंदर अंदर ही मन में बात रखता है उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। तो क्या हम बहिर्मुखी, बहिर्मुखी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, और अंतर्मुखी को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। तो हम बहिर्मुखी हैं, वी आर एक्सट्रोवर्ट्स। और क्या हम बहिर्मुखी हैं, तो आर आगे आ जाएगा, आर वी एक्सट्रोवर्ट्स, आर वी एक्सट्रोवर्ट्स। क्या हम बहिर्मुखी हैं, यस वी आर एक्सट्रोवर्ट्स। क्या आपके पिता ड्राइवर हैं, आपके पिताजी ड्राइवर है, योर फादर इज अ ड्राइवर। इज आगे आ जाएगा, तो इज योर फादर, क्या आपके पिताजी है, और ड्राइवर, क्या आपके पिताजी ड्राइवर है, यस माई फादर इज अ ड्राइवर। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। मेरे पिता ड्राइवर नहीं है, माई फादर इज नॉट अ ड्राइवर, माई फादर इज नॉट अ ड्राइवर। उनके पिता ड्राइवर है, उनके मतलब उसके किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही तो हिज आ जाएगा, हिज फादर इज अ ड्राइवर। उनके पिता ड्राइवर है, हिज फादर इज अ ड्राइवर। अगर अकेले हैं उनके पिता ड्राइवर है तो हिज फादर, और बहुत सारे हैं कि उनके देयर फादर इज अ ड्राइवर। अब उनके बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन 2-3 बच्चे हैं, उनके पिताजी एक हो सकते हैं, तो देयर फादर इज अ ड्राइवर हो जाएगा। और 2-3 जैसे 3 बच्चे हैं, तीनों भाई नहीं है, अलग अलग है, तो देयर फादर्स आर ड्राइवर्स, क्योंकि उन तीनों के पिताजी अलग अलग हैं, उन तीनों के पिताजी ड्राइवर हैं, तो देयर फादर्स आर ड्राइवर्स, उनके पिताजी ड्राइवर्स है। और अगर तीनों भाई है सगे, एक ही पिताजी है, तो देयर फादर इज अ ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर तो अकेले हैं, एक ही पिताजी है, तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो अभी ये थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस की, आगे और प्रैक्टिस करेंगे। एवरीडे हम ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, पिछली क्लासेस की भी ट्रांसलेशन करते रहेंगे, ताकि पिछला जो टॉपिक से हम भूले भी नहीं, और हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, सीख पाए इंग्लिश को। सो फ्रेंड्स, अब वोकेबलरी करते हैं। वोकेबलरी में पहली जो वोकेबलरी है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि हम कुछ भी जो प्ले की प्रैक्टिस करते हैं या इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसको प्रैक्टिस कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटेंड। इंटेंड का मतलब होता है इरादा होना, मतलब जैसे मेरा जाने का इरादा है, आई इंटेंड टू गो। इंटेंड, आई लव टू गो, मुझे जाना पसंद है,
आई लाइक टू गो, मुझे जाना पसंद है या मैं जाना पसंद करता हूँ। आई इंटेंड टू गो, मैं जाने का इरादा रखता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। आई इंटेंड टू गो, मेरा जाने का इरादा है। आई इंटेंड टू स्लीप, मतलब मैंने तय कर लिया। आई डिसाइड टू स्लीप, मैंने सोना तय कर दिया है। तो आई इंटेंड टू स्लीप मतलब मेरा सोने का इरादा है। तो ये हो गया इंटेंड। इसी प्रकार अप्रोच, अप्रोच अप्रोच का मतलब क्या होता है? किसी की तरफ बढ़ना। जैसे अगर मैं आपको ऐसे कहूँ, गो, जाओ, अप्रोच माय ऑफिस, मेरी ऑफिस में पहुँचो, मेरे ऑफिस की तरफ बढ़ो। मूव टूवर्ड्स, किसी की तरफ बढ़ना होता है अप्रोच। एस्टैब्लिश, इस्टाब्लिश का मतलब होता है सेट करना, किसी को फाउंड करना। फाउंड करना मतलब स्थापित करना। जैसे अगर हम ऐसे कहते हैं कि आई इस्टाब्लिश्ड दिस कंपनी, इसका मतलब मैंने इस कंपनी को स्थापित किया। आई एम इस्टाब्लिशिंग न्यू कंपनी, मैं एक नई कंपनी को इस्टाब्लिश कर रहा हूँ। तो ये होता है इस्टाब्लिश करना। इसी प्रकार होता है कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को मैनेज करना या फिर किसी चीज़ का संचालन करना, कंडक्ट करना होता है। जैसे मैं एक वर्कशॉप या मैं एक क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, तो आई एम कंडक्टिंग, देखो कर रहा हूँ ना, अभी काम चल रहा है। प्रीवियस क्लास में बताया है आई एम कंडक्टिंग, ING फॉर्म आएगा। आई वॉन्ट टू कंडक्ट, मैं करना चाहता हूँ, संचालन करना चाहता हूँ। ठीक है। ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब होता है किसी से कुछ लेना, मतलब किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको लेना। जैसे अगर आप कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई जैसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो, जैसे आप बैंक में जाते हो, वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सबमिट करते हो, तो बैंकर जो होता है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करेगा। ऑब्टेन करना मतलब आपसे लेगा, ये होता है ऑब्टेन। जैसे कोई अगर रिपोर्ट्स आपके ऑफिस में कोई मांगता है, तो आपके जो सीनियर बॉस जो है उन्होंने आपसे रिपोर्ट्स ऑब्टेन करी, मतलब उन्होंने आपसे रिपोर्ट ली, तो वो होता है ऑब्टेन। नेक्स्ट है स्ट्रेट। स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा। जैसे मैं एकदम स्ट्रेट बात करता हूँ, इसका मतलब मैं सीधी बात करता हूँ, कोई बकवास, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? धन संपदा जो होती है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है प्रॉपर्टी। देन है अपॉइंट। अपॉइंट करना क्या होता है? किसी को एक ड्यूटी देना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी देना, अपॉइंट करना होता है। जैसे कि अगर किसी को, कोई व्यक्ति जो पहले SI थे या फिर उनको कोई CI थे, पुलिस में थे किसी एक जॉब पे, अब उनका प्रमोशन हो गया तो उनको दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया। इसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति, जैसे पहले इसरो में बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, सीनियर साइंटिस्ट, और उनको इसरो का अब हेड बना दिया गया, तो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड, उनको वो जिम्मेदारी दी गई एज अ हेड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये होता है अपॉइंट करना। नेक्स्ट है सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करना मतलब चयन करना, चूज करना, ये भी लगभग सेम ही है, सिनोनिम की तरह यूज होता है। तो चूज करना भी होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका जो लाभ है दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी मिले और आप भी उठा सको।